जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की मिलिट्री थिंकिंग में एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। एक तरफ रशिया से भारत को मिल गया है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और का जो चौथा स्क्वाड्रन, वही S-400 जिसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस शील्ड में से एक माना जाता है। और दूसरी तरफ मोदी सरकार लगभग $2 बिलियन के इंडिजिनस ड्रोन जो है वो खरीदने की तैयारी कर रही है, यानी कि एक हाथ में सुदर्शन चक्र और दूसरे हाथ में ड्रोन स्वॉर्म। तो सवाल ये है कि क्या भारत अब फ्यूचर वॉर्स के लिए अपनी पूरी मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो है वो बदल रहा है? क्या S-400 की डिप्लॉयमेंट के बाद पाकिस्तान की जो मिसाइल और जो अटैक ऑप्शंस है उन पर क्या उनको कमजोर करने की तैयारी है? और क्या जो चाइना के साथ LAC पर जो बदलते हुए हम देख रहे हैं कि टेंशन बढ़ रही है और सारी चीजें बदल रही हैं, तो इस सब के बीच में भारत एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड जो है उस पर आकर उसने खड़ी कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जब रशिया यूक्रेन वॉर और इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें हमारे सामने है, और क्या इस सब से ये देखने के लिए मिला है कि डॉक्ट्रिन जो है बैटलफील्ड का फ्यूचर है, तो क्या भारत भी जो है अब ड्रोन वॉरफेयर की रेस में फुल स्पीड से उतर चुका है? दोस्तों, आज की जो ये चर्चा है उसी में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ टैंक्स और फाइटर्स जेट से नहीं, बल्कि जंग जीती जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और ड्रोन स्वॉर्म से, प्रिसीशन स्ट्राइक से, एयर डिफेंस डोमिनेंस से। और लगातार भारत जो है वो भी यही बात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इस सबको समझने के लिए हमारे साथ आज के हमारे खास मेहमान मौजूद है, मेजर जनरल सुधाकर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू अम्बर, थैंक यू सो मच। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये टॉपिक को चुना है। आज का जो बहुत लड़ाई धन्यवाद। आज का जो लड़ाई है ये एक अनोखा, एक अलग किस्म का एक कैरेक्टर और नेचर हो गया है। आमतौर पे जब लड़ाई के बारे में बात करते हैं, नेचर जो कहते हैं, लड़ाई हमेशा वायलेंट होता है। काफ़ी उसमें गोलाबारी होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, डेसिमेशन होता है, मारामारी होते हैं और सोल्जर्स और इनोसेंट लाइफ्स भी लॉस होते हैं। तो ये जो उसका नेचर है तकरीबन वो सेम है, लेकिन वो नेचर को अचीव करने के लिए उसका जो तौर तरीके है, मीन्स एंड मेथड, उस जिसको कैरेक्टर बोलते हैं, वो कैरेक्टर चेंज हो गया है। पहले क्या, ये अलग अलग स्टेजेस पे, मतलब 200 साल पहले या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक किस्म का लड़ाई था, उससे पहले वो था ट्रेंच वॉरफेयर। तो अभी जो है धीरे धीरे क्या होने लगा है कि टेक्नोलॉजी भारी मात्रा में आने के बाद उसको उसको इस्तेमाल करते हुए एक सैनिक को पैदल ना जाके टारगेट के आसपास ये टेक्नोलॉजी के मदद से अपना टारगेट को सिलेक्ट करता है, सर्वेलेंस करता है, उसको उसके ऊपर निगाह रखता है। और उसके बाद जो कामिकाजे, जो फिदाइनी अटैक टाइप, मतलब जाता है उसके टारगेट को हिट करके उसको डिस्ट्रॉय करके इधर वापस आता है, वो उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक किस्म का मान के चलिए कि फिदाइन बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है ऐसा ही होता है। तो ये जो है, ये भी ड्रोन अलग अलग किस्म के, कुछ ड्रोन्स होते हैं जो वायरलेस माध्यम से होते हैं। वायरलेस माध्यम से होंगे, क्या होगा, दुश्मन उसको इंटरफेयर कर सकता है, उसको वल्नरेबिलिटी उसका बढ़ा देता है। जैसे कि मान लीजिए 7 अक्टूबर 2023 को ये जो हमास ने अटैक किया था इजराइल के खिलाफ, 6:30 सुबह से लेके 6:50 6:55 के आसपास उन्होंने 20-25 मिनट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बिल्कुल उन्होंने डेड कर दिया, अंधेरा कर दिया था। तो वो जब अंधेरा हो जाता है तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माध्यम से जो उनके जो सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क हो, चाहे उनका कंप्यूटर हो, जो साइबर फैसिलिटी के साथ सब सर्वाइव होते हैं या काम करते हैं, ये सारे ना के बराबर, उनका कम्युनिकेशन बिल्कुल फेल हो जाता है, मैसेजेस पास नहीं होते हैं। उसी के दौरान उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन किया था। ये भी एक इसी किस्म का है। चंद एक ड्रोन है जो वायरलेस के साधन के साथ है, चंद एक ड्रोन होते हैं जो वायरलेस, उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन व्यू। फर्स्ट पर्सन व्यू क्या होता है? फर्स्ट पर्सन व्यू का जो पायलट होता है वो चश्मा, गॉगल्स पहन के बैठता है ग्राउंड में, और ग्राउंड लॉन्चिंग स्टेशन से एक उसका जो कंट्रोलिंग यूनिट है वहां से एक ऑप्टिकल फाइबर का पतली तार, मतलब इंसान का बाल जो होता है उससे भी और पतला एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो वो लूप में रहता है, ड्रोन के साथ जाता है, और ड्रोन जैसे उड़ते जाएगा ये खुलते जाएगा, ये खुलते जाएगा।
और क्योंकि दिखता नहीं है तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि ये कनेक्टेड है तो इससे डिजिटल डाटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड आगे से पीछे की तरह आता है, पीछे से आगे की तरह जा सकता है। तो ऐसा जब प्लेटफॉर्म होते हैं तो उसको नाकारा करने के लिए आज के दिन में मेरे नॉलेज के मुताबिक कोई देश के पास, अभी जैसे हिजबुल्ला, इजराइल क्यों तंग आ रखा है, लेबनान के अंदर क्यों घुसते जा रहा है, अभी 14.5 किलोमीटर अंदर घुस गया है कि उसको क्या बोलते हैं, एक कैसल है ना, ब्यूफोर्ट कैसल, जो 1982 तक उन्होंने कैप्चर किया था, फिर दोबारा चढ़ गए उधर जाके। तो वो तंग आ रखे हैं। हिजबुल्ला यही जो फर्स्ट पर्सन व्यू का जो ड्रोन है उसको यूज कर रहा है। दे अंधाधुन इजराइल के जो ट्रुप्स हैं जहां जहां पे आ रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं और उनकी काफी बर्बादी वो हासिल कर रहे हैं। इजराइल इसको काउंटर नहीं कर पा रहा है। अगर गहराई में जाएंगे, स्टडी करेंगे कारण क्या है, वो क्यों उसको आगे की तरफ जा रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोला है कि भाई लड़ाई बंद करो, मेरे को पीस टॉक चाहिए ईरान के साथ, ये आगे क्यों बढ़ते जा रहा है। तो ये कारण है क्योंकि अब तक तो इजराइल के सपक्ष में वो सरप्राइज और डिसेप्शन चलते रहा, लेकिन अभी हिजबुल्ला काफी एडवांटेज ले रहा है। जैसे 2006 को उनके पास ड्रोन नहीं था, लेकिन उस समय इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो डोमिनेंस था उसकी फायदा उठा के उन्होंने आगे की तरफ कार्रवाई की है और आईडीएफ को पूरा घुटने पे टेक दिए थे। तो ये जो चीज कह रहा हूँ आगे, और आपका पॉइंट को आगे बढ़ाने से पहले मैं मोटा मोटा कुछ कह देना चाहता हूँ कि ये जो नेचर ऑफ वॉरफेयर है, उसकी कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर है, ये बदल चुका है। और यूक्रेन की बात करिए, वेस्ट एशिया की बात करिए, आप यहाँ के बाद वेस्ट एशिया में आपको पता होगा इजराइल में कैसे आईकॉम जो होता है, ये एक समय में इसके माध्यम से कम्युनिकेशन ये होता था। तो आईकॉम को उन्होंने ऐसा एक जाल में डाला और आईकॉम के जरिए से एक्सप्लोजिव डाल के जो आईकॉम इस्तेमाल कर रहे थे वो एक्सप्लोजिव के जरिए से वो उनको बर्बाद कर डाला। इसी तरह पेजर अटैक, तो अलग अलग सिस्टम अलग अलग टाइम के साथ ही नए नए सिस्टम का बदलता जा रहा है। अभी कौन सा किस्म अटैक आएगा एक्चुअली ये आप कह नहीं सकते हो, तो अपना आंख और कान खुला रखना है और इवॉल्व करना है। टुवर्ड्स दैट एंड इंडियन आर्मी जो है ये सारे चीज़ों को पूरा स्टडी करके, आर्मी जब मैं कह रहा हूँ लेकिन उसके साथ जुड़े हुए हैं इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो फिलहाल आज के दिन में आपका जो पॉइंट आपने उठाया है ये इंडियन आर्मी के साथ ताल्लुक रखता है ज़्यादातर, और S-400 सबके लिए लागू रखता है। और एयरफोर्स जो है वो अलग है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का एक हिस्सा बनता है वो। तो इसीलिए मैं सबसे पहले कवर करूंगा कि इंडियन आर्मी का जो मॉडर्नाइजेशन है, आपने आपके प्रियम्बल में बताया कि करीब करीब $2 बिलियन का, मतलब आप 200 लाख करोड़ और समथिंग लाइक दैट, यू सेड सम अमाउंट, इतने के हम ड्रोन सभी खरीदने जा रहे हैं। 2028 तक ये अंदर आ जाएंगे फॉर डिप्लॉयमेंट। कहाँ से? हिंदुस्तान के अंदर से। हिंदुस्तान में ही 600 से ज़्यादा कंपनीज हैं, स्टार्टअप कंपनीज हैं, यहीं पे सब कुछ उसके कंपोनेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है। लेकिन चंद एक चीज़ें हैं, मैं अभी पढ़ रहा था ओपन सोर्स में, 100% मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं है। चंद एक चीज़ें हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो बाहर से हम मंगा रहे हैं, जो डिपेंडेंट चाइना के ऊपर। इसलिए एक समय था जब डिफेंस मिनिस्टर का कुछ स्टाफ ऑब्जेक्शन किए थे, आर्मी की तरफ से ऑब्जेक्शन किया था कि ये कंपोनेंट चाइना होने के नाते ये ड्रोन्स को पूरा रिजेक्ट किया जाता है। तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं चलता, डिफेंस मिनिस्टर मना करता है कि नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए, एफडीआई आना चाहिए। और क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर इतना हाई है, चाहे आप एपीआई की बात करिए, जो द फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जिसके बिना आप दवाई नहीं बना सकते हो, या कोई भी आप सेमीकंडक्टर का प्रोडक्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट, हर एक चीज़ के लिए हम चाइना के ऊपर अभी आज के दिन में बहुत डिपेंडेंट है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफाई हो रहा है, जैसे क्वाड के जरिए से एक पैक्स सिलिका जो वो साइन हुआ है अमेरिका के साथ 14 कंट्री, उसमें हिंदुस्तान एक मेंबर है। तो ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और बायलैटरली
ही हम आगे की तरफ करते जा रहे हैं, लेकिन ये समय लगेगा, ये इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, या हम अचीव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन जो हम तैयारी कर रहे हैं, तो लड़ाई जो होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये टोटल क्लैरिटी के साथ सामने आके हमें दिख रहा है कि अगला जो लड़ाई है, ये बॉर्डर को पार करके हमला नहीं होगा। ये बॉर्डर अपने अपने एरिया में रह के, ये जो ड्रोन्स के जरिए से आप उसको अटैक करेंगे। उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए, यूक्रेन का एक छोटा टोली 4,500-5,000 किलोमीटर रशिया के अंदर जाके इन्फिल्ट्रेट करके उन्होंने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, 40 बॉम्बर्स थे, उसको डिस्ट्रॉय किया था ड्रोन के जरिए से। तो इस किस्म की जो आजकल नए अटैक सिस्टम स्टार्ट हो गया है, तो उसके जवाब में हिंदुस्तान जो तैयारी कर रहा है, सीक्वेंस में आप अगर देखेंगे कि सबसे पहले आपको पता होगा कि हिंदुस्तान बहुत सारे लड़ाई लड़ चुका है, और एक समय में 80s के टाइम में हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को बात करना शुरू किए थे। और ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ये कब हुआ? ये ऑपरेशन पराक्रम के टाइम में पूरा इंडियन आर्मी मोबिलाइज हो गया था, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, उसके बाद मोबिलाइज हुआ था। मोबिलाइजेशन देखा गया कि जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है, जब दुश्मन को आप हमला, एक समय, एक पीरियड होता है जब आप हमला कर सकते हैं सक्सेसफुली, वो अगर पीरियड निकल जाता है तो आप ना के बराबर हो जाते हैं फिर। तो वो पीरियड में आपका चंद एक कॉम्पोनेंट है आर्म फोर्सेस का, वो आ नहीं पाए थे, इकट्ठे नहीं हो पाए थे, उनको टाइम लगा था। तो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए, इसी कमी को, एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को ऐसा बनाया गया कि बॉर्डर के आसपास में जो ऑफेंसिव एलिमेंट है वो दूर दूर रहते थे, अंडमान, साउथ इंडिया, वहां से मोबिलाइज होकर पाकिस्तान बॉर्डर तक आने में टाइम लगता था, क्योंकि कोई ट्रेन से आते थे, कोई हवाई जहाज से आते थे, तो इसीलिए ये बॉर्डर तक आने में टाइम लग रहा था। अभी क्या है कि बॉर्डर के साथ साथ डिप्लॉयमेंट हुआ, उसको बोलते थे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, यानी कि जो जहां पे है, जैसे ही हुक्म मिलता है वो चल पड़ते हैं, बॉर्डर को पार करके दिया हुआ ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करते हैं। अभी ये जो एक ऑपरेशन सिंदूर का एक दूसरे किस्म का कैरेक्टर हम देखने मिला है, स्टैंड ऑफ अटैक, ड्रोन्स, मिसाइल्स, आपका रॉकेट्स, आर्टिलरी गन्स, ये जो सब इस्तेमाल हुए हैं, एक आर्किटेक्चर जैसे आयरन डोम इजराइल बात करता है, इसी तरह हमारा भी एक आर्किटेक्चर, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो था, कोई भी किस्म का हथियार ऊपर से आता है पाकिस्तान की तरफ से, उसको नाकारा करने के लिए हमारा सारे एयरक्राफ्ट हो, S-400 हो, इजराइल से जो बैरक 8 वाला जो मिसाइल ले रखे हैं उसकी बात करिए, L-70 की बात करिए जो पुराना मॉडल का हथियार हमारे पास है, आकाश तीर की बात करिए, इन सारे चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनको इस तरफ तैयार किया गया था कि कोई दुश्मन की इलाके से कोई भी किस्म का प्रोजेक्टाइल आता है, वो पहले दिखता है, रडार उसको पिकअप करता है, ये इस किस्म की हथियार है और उसका रेंज इतना है, ये टारगेट ये आ रहा है, तो उसका स्पीड इतना है, उसको नाकारा करने के लिए हम यहाँ से जो इंटरसेप्टर मूव कराएंगे उसको इतना टाइम लगेगा, उसका पावर इतना होगा, उसका नाकारा करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको डिसाइड करता है और फाइनली वो चूज करता है कि कौन सा हथियार या इंटरसेप्टर को फायर करना चाहिए, तो तब जाके वो फायर होता है एंड उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि S-400 एक गेम चेंजर निकला है ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लोग कहते हैं कि S-400 इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में, लेकिन हमारा यहाँ पे बहुत जबरदस्त लड़ाई हुआ है। 2018 को हमने 5 बैटरी ऑर्डर किए थे रशिया से, 3 आ चुके हैं। आपके बयान में आपने बोला कि चौथा भी आ गया है बैटरी, अभी 5वां आना है और इसका करीब मेरे ख्याल से तकरीबन $5.3 बिलियन का कुछ इतना खर्चा हुआ है तकरीबन, और $5.35 बिलियन का। तो और अभी इसका कामयाबी देखने के बाद और कुछ नंबर को अभी ऑर्डर दिया जा रहा है। ये कैबिनेट डिसीजन मेरे खबर के मुताबिक ले चुके हैं या लेने वाले हैं, फाइनलाइज हो चुका है। कुछ 5 या 6 इस तरफ और धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ताकि ये जो सुदर्शन चक्र की जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ S-400 नहीं है, S-400 के साथ और भी चीज़ें जोड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इजराइल ने लगा रखा है उसको हाई एनर्जी वेपन या डायरेक्ट एनर्जी वेपन, DU बोलते हैं उसको,
वो लेजर बीम के जरिए से वो 10 किलोमीटर तक लेजर को फेंकता है। और एक रॉकेट एक जैसे कि ड्रोन ईरान जैसे बनाता है, ड्रोन $20,000 का कॉस्ट है। उसको नाकारा करने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 मिसाइल फायर करने पड़ते हैं। एक मिसाइल का कॉस्ट है $4 मिलियन, 12 मिलियन का। यह एक इंटरसेप्टर फायर करते हैं 12.5 या 13 मिलियन डॉलर का एक इंटरसेप्टर होता है। एक इंटरसेप्टर बनाने के लिए आपको 3 साल की समय चाहिए। एक टॉमॉक मिसाइल जो बनाते हैं यूएसए में, एक साल में उनका 84 बनते हैं, ठीक है ना। इसी तरह पेट्रोल मिसाइल का हर एक चीज का कुछ ना कुछ नेगेटिव या डेफिशिएंसीज है। सो हिंदुस्तान ने ऐसा कर रखा है कि ये सारे हमारा ताकत SWOT एनालिसिस बोलते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेसेस एंड आपका थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एनालाइज करके जो जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जा रहा है। एक डायरेक्ट एनर्जी जो वेपन है, ये हिंदुस्तान में जैसे उनका 100 किलोवाट का उनका हथियार है, 10 किलोमीटर तक फेंक सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक राउंड या एक शॉट का कॉस्ट है $2 या ज्यादा से ज्यादा आपका $2 से $3 हो सकता है, और वही $2 में वो जला देता है, राख कर देता है। इसी तरह हिंदुस्तान उसको भी अपना रखा है, और हिंदुस्तान नए नए किस्म की और हथियार बनाते जा रहा है, इंडिजिनसली या कोलैबोरेट करके जॉइंटली उसको मैन्युफैक्चर करते जा रहे हैं। तो ये जो ड्रोन का है, सबसे पहला चीज है एक फॉर्मेशन जो हुआ उसको बोलते हैं भैरव ब्रिगेड। ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से अभी हिंदुस्तान ने एक नया डॉक्ट्रिन स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं कोल्ड स्ट्राइक। जो जहां पे है उसी जगह से, जहां पे उनका लिविंग हैबिटेशन है, डिप्लॉयमेंट एरिया भी वही है, आगे बॉर्डर पार ना करके वहीं से वो कोल्ड स्ट्राइक करेंगे, ठीक है ना। सो उधर कैसे करेंगे? ये ड्रोन के जरिए से, ड्रोन भेजेंगे बॉर्डर के उस पार। तो इसलिए एक बोलते हैं भैरव ब्रिगेड। भैरव ब्रिगेड आज के दिन में 2 हैं, आने वाले समय में ये बढ़ते जाएगा। ये नॉर्दर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर के साथ आज के दिन में ये है। उसको बोलते हैं ये कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड है। कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड मतलब इसमें आपको इन्फेंट्री भी मिलेंगे, आपको आर्मर का कंपोनेंट होगा, उसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भी होगा, उसमें आपका एयर डिफेंस का है, उसमें आपका आर्टिलरी के हैं, उसके इंजीनियर्स के होंगे, सारे एलिमेंट। यूनाइटेड नेशन मिशन के लिए जब जाते हैं कॉम्पोजिट फोर्स होता है, तो ये भी एक किस्म का फोर्स है, और उसको बोलते हैं भैरव ब्रिगेड। और इसके अंदर भी उसका ये जो ड्रोन वाला कैपेबिलिटी को ऑलरेडी इंसर्ट किया गया है। इसके अलावा एक है आपका भैरव ब्रिगेड के अलावा आपका आ जाता है क्या रुद्राक्ष बोलते हैं ना उसका, रुद्राक्ष ब्रिगेड। ये या सॉरी, पहले वाला है रुद्रा ब्रिगेड, मैंने गलती से भैरव ब्रिगेड बोल दिया। 2 हैं अभी, एक नॉर्दर्न सेक्टर, एक आपका वेस्टर्न सेक्टर, दूसरा भैरव बटालियन। भैरव बटालियन आज के दिन में 25 ऑलरेडी बन चुके हैं। ये भैरव बटालियन 250 के करीब नफरी होते हैं। उसमें जो स्पेशल फोर्सेस, जो पैरा कमांडो जो बोलते हैं, पैरा कमांडो कम होने के नाते ये संख्या उनको बढ़ावा दिया गया है, ताकि कम से कम समय में सिचुएशन अगर अचानक कोई ऐसा सरप्राइज एक्टिविटी होता है दुश्मन की तरफ से, जैसे मान लो आपका गलवान में हुआ, तो उसको दुश्मन को कट ऑफ करने के लिए ये पीछे से जाके, पैरा कमांडो हमेशा दुश्मन की पीछे की तरफ से जाके उनको नाकारा करता है, उनको चोक करता है, उनको कट ऑफ करता है। ये है भैरव बटालियन। और तीसरा चीज है आशिन प्लेटून। आशिन प्लेटून मतलब हर बटालियन, इन्फेंट्री बटालियन के साथ एक प्लेटून होता था, घातक प्लेटून। अभी घातक प्लेटून को मॉडिफाई करके करीब 385 बटालियंस में ये आशिन प्लेटून को दिया गया है। और आशिन प्लेटून के साथ ड्रोन्स, इनके पास ड्रोन होंगे, कामिकाजे जो है शाहिद टाइप जो ड्रोन्स है उसके बराबर हर रेगुलर इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर्ड बटालियंस के पास ये होंगे। इससे काफी उनको रीच बढ़ेगा। यह सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है, और फिदायनी अटैक जो मैं आपको समझा रहा था उसकी भी कैपेबिलिटी है। उसके बाद है दिव्यास्त्र बैटरीज। ये दिव्यास्त्र बैटरी, एक बैटरी में 6 गन्स, आर्टिलरी गन्स होते थे, लेकिन ये गन्स के अलावा अभी उनको काबिलियत और बढ़ा रहे हैं कि 34 ये इस किस्म की जो आर्टिलरी बैटरीज है उनके पास ड्रोन्स, लॉइटरिंग एमिनेशन, एंटी ड्रोन सिस्टम, ये सारे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ये बहुत कुछ पैसा लगा रहे हैं इसमें, ताकि दुश्मन का जो प्लान, उनका आने वाले समय में जो प्लान डेवलप हो रहा है,
या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उसको नाकारा करने के लिए ये सारे हम साधन कर रहे हैं। और इसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि S-400 के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। S-400 क्यों कामयाब या सक्सेसफुल, हमारे हिंदुस्तान में इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ, इसका काबिलियत थोड़ा सा समझना निहायत जरूरी है। S-400 600 किलोमीटर दूर से टारगेट को दिखता है, पिकअप करता है, डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, और एक समय में 300 टारगेट को वो मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है जिसको बोलते हैं, और 300 में से 36 टारगेट को एक समय में वो एंगेज कर सकता है। उसका ये है काबिलियत। और इसका जो रडार है, क्योंकि ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम का रडार के आधार पर ये काम करता है, इसका एक रडार जो है वो 360 डिग्री कहीं से भी थ्रेट आता है, ऑल डायरेक्शंस कवर करता है। इसी को अगर आप तुलना करते हैं, मान लीजिए पेट्रियट मिसाइल, पेट्रियट काफी पुराना जाना माना काफी महंगा एक इकोसिस्टम है या प्लेटफॉर्म है। पेट्रियट मिसाइल का आज के दिन में कमी क्या है? कमी ये है कि उसका जो रडार है 120, जो 360 डिग्री में बताया अपना है, लेकिन वो 120 डिग्री को दिखता है, बाकी उनका जो खाली ब्लैंक पड़ा है वो 240 डिग्री है। तो 240 डिग्री कवर करने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। यूएई ने क्या किया है, इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने साउथ कोरिया से एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, सियोगुंज बोलते हैं उसका नाम है, जिसका रडार 360 डिग्री को कवर करता है। वो लाके उसको फिल इन द ब्लैंक कर रहा है। सो अमेरिकन सिस्टम जो है 100% जो फुल प्रूफ नहीं है। इसी तरह काफी हद तक ये कामयाब नहीं हो पा रहे वहां पे, कहाँ पे? यूक्रेन में या यूरोप में, लेकिन उसी के ऊपर चला रहे। नया सिस्टम बनाने में उनको टाइम लगेगा। सो ये जो S-400 है, ये हमारा जो कहते हैं सुदर्शन चक्र, उसमें ये एक कंपोनेंट होगा आने वाले समय में। और ये पूरा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस होने जा रहा है हिंदुस्तान का। सैटेलाइट कंट्रोल होगा, और सबसे बढ़िया चीज है कि इसका कॉन्सेप्ट होगा प्रोएक्टिवली एंगेज करना, यानी कि दुश्मन उसके जगह से लॉन्च होने से पहले ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे ताकि पहले से हमारे बॉर्डर पार करके हमें आके बर्बाद करने से पहले उसको वहां पे अलग अलग स्टेजेस में, आइदर उस लोकेशन में प्रोएक्टिवली उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, या फ्लाइट के दौरान उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा उनके टेरिटरी में, या हमारे बॉर्डर के ऊपर लास्ट स्टेज है, जैसे अभी हुआ था हिसार के ऊपर, वो जो मिसाइल को उन्होंने फायर किया था, फतह सीरीज का मिसाइल था। यस, फतह सीरीज, यस। न्यूक्लियर हार्डवेयर भी आप लोड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज किया गया था। तो ये जो चीज मैं आपको बताया चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है वो विजिबिलिटी के आधार पर है। मतलब दुश्मन दिखना चाहिए, या ऑब्जेक्टिव जो है वो दिखने के लिए आपका सैटेलाइट कवरेज निहायत आवश्यक है। हिंदुस्तान के पास सैटेलाइट कवरेज कमी था, और ऑपरेशन सिंदूर, तुरंत ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप सब सुने होंगे कि सरकार ने करीब 52 सैटेलाइट का सैंक्शन दे दिया 2029 तक। ये सैटेलाइट ऊपर, सैटेलाइट जो है ये नहीं कि वो जो देख सकता है, उसका देखते हैं सैटेलाइट का एक फ्लाइट पाथ होता है। फ्लाइट पाथ के मुताबिक देखते हैं कि कितने समय के लिए एक ऑब्जेक्ट को आप निगाह या सर्विलेंस के नीचे रख सकते हो, और वो जो टाइम है ये कितने तेजी से उसको कवर करता है, तो उसको बोलते हैं स्वाथ। सो 2 घंटे का स्वाथ सबसे बेस्ट एडवांटेज आज के इंटरनेशनल। आज अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, 8000 के करीब सैटेलाइट है, ठीक है नहीं? उसके बाद आता है चाइना, अमेरिका से 450 या समथिंग, वो बढ़ाते जा रहा है। उनका लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो बढ़ा, इतने तेजी से बढ़ा रहे हैं कि 2000 तक उनका 36,000 से ज्यादा सैटेलाइट उनके हो जाएगा। चाइना वो ओवरटेक कर लेगा अमेरिका, इतना तेजी से वो कर रहे हैं। और आजकल का लड़ाई क्या चल रहा है? स्पेस की लड़ाई चल रही है। एंटी सैटेलाइट जो मेजर है, 2007 को चाइना ने एंटी सैटेलाइट, मतलब आसमान के ऊपर जो निगाह रखने वाली चीजें हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, लड़ाई शुरू होने से पहले अगर वैसा सैटेलाइट को आप बर्बाद कर देते हो तो आप मान के चलो उसका आंख और कान जो है आपने बर्बाद कर दिया, वो कुछ देख नहीं पाएगा। तो उसका एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी कब वो चाइना का हासिल किया था? 2007 को। इंडिया के पास है या नहीं? इंडिया के पास है। कब किया था हमने? 2019 को किया था। इसी चीज को और बढ़ावा देने के लिए
प्रोएक्टिवली हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग पहलू में इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, जो कि आज के दिन में इसरो सेंट्रिक है। तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, ये धीरे 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 प्राइवेटाइज करके आगे की तरफ उसको फैला रहे हैं और उसका स्प्रेड भी हो रहा है। नए नए मुद्दों, नए नए ऑब्जेक्टिव के साथ ये धीरे धीरे ये इनका जो स्टार्टअप है ऑलरेडी बढ़ने लगे हैं। तो अगला लड़ाई जो है, ये किस किस्म की लड़ाई होगा? क्या ये ड्रोन जो आज बना रहे हैं ये चलते रहेगा, चलेगा तो कब तक चलेगा? इसको बोलते हैं ना स्टेइंग पावर, ये कब तक है ये? 2030, 2035, हो सकता है कि 2035 तक आप बैठे बैठे, जैसे मैं से आपको बता रहा था फर्स्ट पर्सन व्यू, वो तार की वजह से वो एक्यूरेट, उसका लॉइटर एमिनेशन एक्यूरेटली हिट करता है, क्योंकि देख रहा है टारगेट कहाँ पे, कहाँ हिल रहा है, उसका सैटेलाइट कंट्रोल्ड है, डाटा वो कवर कर रहा है पूरा एकदम, और उसका पायलट को ऐसा खबर आ रहा है जैसे कि उसको, जैसे कॉकपिट में देख बटन दबाता है, ऐसा ही उसको लगता है सारे। इसीलिए ये सारी चीजें जो है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। उसके साथ साथ हिंदुस्तान भी बड़े तेजी रफ्तार के साथ कोप अप कर रहा है। सरकार की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, वो बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं। हाँ, हमने लेट जरूर किया है, पाकिस्तान हमें पीछे छोड़ दिया था 10 साल पीछे, लेकिन वही पाकिस्तान से हम अभी आगे जाने लगे हैं। अभी चंद एक दिनों के अंदर आपको ये खबर मिलेगा, हम ड्रोन्स को भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। सिर्फ एक चीज है, मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो इनपुट आ रहे हैं, मेरा स्टडी और रिसर्च के मुताबिक चंद एक कंपोनेंट है उसमें अभी भी उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। जब तक सारे कंपोनेंट हिंदुस्तान के अंदर आप प्रोड्यूस नहीं करोगे, जब तक आपका डिपेंडेंसी रिड्यूस पर जीरो तक नहीं लाओगे, तब तक आप आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया का सक्सेस सिग्नल या झंडा फहरा नहीं सकते हो। इसी की तरह एक प्रयास करना निहाती आवश्यक है। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही कहा। तो दोस्तों, हर युग की अपनी एक मिलिट्री रेवोल्यूशन होती है। कभी घोड़े और तलवारों से दुनिया बदली, तो कभी आज टैंक्स, फाइटर, एयरक्राफ्ट से, और आज की जो हम बात करते हैं, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटीग्रेट एयर डिफेंस सिस्टम्स, वॉरफेयर का नया चेहरा बनते वो हम देख रहे हैं। भारत ने S-400 के रूप में अपनी जो डिफेंसिव शील्ड है उसको और मजबूत किया है, और इंडिजिनस जो ड्रोन्स है उनके जरिए अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी नए जो स्तर पर ले जाने की जो भारत है वो तैयारी शुरू कर चुका है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये नहीं है कि भारत जो है वो कितने ड्रोन्स भारत ने खरीदे हैं या फिर S-400 जो स्क्वाड्रन है वो डिप्लॉय किए हैं। असली सवाल ये है कि क्या भारत फ्यूचर वॉर्स के लिए रूल्स जो लिखने वालों में शामिल होने जा रहा है? क्या भारत सिर्फ थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड करेगा या फिर एशिया का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको भी भारत शेप करेगा? क्योंकि अगर S-400 भारत का सुदर्शन चक्र है, तो ड्रोन वॉरफेयर उसका भविष्य है, और दोनों मिलकर एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करते हैं जो सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि 21वीं सदी की मिलिट्री पावर बैलेंस जो है वो आगे बदलने की और उसको बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।